वेलकम बैक बच्चों, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज मैं आप लोगों के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है EAN रूल, या हम बात करने वाले हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। क्या सीखेंगे हम पूरे लेक्चर के अंदर? हम पूरे लेक्चर के अंदर ये सीखेंगे कि आइदर EAN रूल या 18 इलेक्ट्रॉन रूल दोनों सेम चीजें हैं या अलग अलग है। अगर सेम है तो फिर ये क्या है, और अगर अलग अलग है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और साथ ही बात करने वाले हैं ये दोनों रूल्स का मतलब क्या है, ये किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, इन दोनों रूल्स को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हम इन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर EAN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आइए हम सारी बातों को डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। हम एंड पे ये भी बताएंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। आप लोगों ने अगर इस रूल को सीख लिया तो आप सीखने के बाद क्या कर सकते हैं, आपको ये कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, आइए सबके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, सिडविक और बोस ने 1927 को इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। यानी इसके ऊपर जो सबसे पहले बहस की गई थी वो की थी सिडविक और बोस ने 1927 को। दूसरी मेन बात, इस पूरे टॉपिक की जो जड़ है, पूरे टॉपिक की जो मेन बात है वो क्या है, सिडविक और बोस ने या सबसे पहले EAN रूल को हमने जब इंट्रोड्यूस करवाया, हम चाहते क्या थे, हम चाहते थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी को बताना। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी रूल की जरूरत थी, हमें किसी बात की जरूरत थी, हमें किसी फलसफे की जरूरत थी, और वो फलसफा, वो बात, वो रूल, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, वो EAN रूल है। अब ये क्या है? पहली बात, ये ट्रांजिशन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करती है बहुत अच्छे तरीके के साथ। कैसे करते हैं? आप सबने इससे पहले दो रूल्स और भी पढ़े हुए हैं, आपने बचपन से लेके अब तक दो रूल्स पढ़ चुके हैं। वो कौन से हैं? आपने दो रूल्स पढ़े हैं, एक पढ़ा होगा 2 इलेक्ट्रॉन रूल और एक पढ़ा होगा 8 इलेक्ट्रॉन रूल वाला। 2 इलेक्ट्रॉन रूल को हम डुप्लेट रूल के नाम से याद करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रूल को हम ऑक्टेट रूल के नाम से याद करते हैं। इसके बारे में बच्चे से भी पूछेंगे, वो भी आपको बता देगा। 2 इलेक्ट्रॉन रूल, 8 इलेक्ट्रॉन रूल कहाँ अप्लाई करते हैं? S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन पे अप्लाई करते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं एटम्स की स्टेबिलिटी की, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो स्टेबल ग्रुप है वो नोबल गैसेस का है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो स्टेबल ग्रुप होता है वो नोबल गैसेस का होता है। इनके एटॉमिक नंबर ये लिखे हुए हैं। अब ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल होते हैं। अब हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कंप्लीटली फिल होता है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कंप्लीटली फिल हो गया। इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कंप्लीटली फिल हो गया। तो फिर हमने दो रूल्स बना दिए। हमने कहा एक डुप्लेट रूल है, एक ऑक्टेट रूल है। अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो एटम ना किसी को तंग करेगा ना कोई उसको तंग करेगा। मतलब तंग करने का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तंग करने का मतलब ये है कि वो एटम नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी के साथ ताल्लुक होता है इनका। अब हम बात ये करने जा रहे हैं, अगर कोई एटम डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा, वो नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। तो हम चाहते हैं, बल्कि हम नहीं चाहते, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 के 18 एलिमेंट्स यही चाहते हैं कि वो सारे के सारे स्टेबल हो जाए। और उनकी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया हुआ है डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल के बारे में। यानी अगर कोई एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए तो वो अपने माता पिता जैसी बातें करे, वो अपने नोबल गैस को माने, वो पहले नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ले, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वैलेंस शेल जैसी बना, नोबल गैस जैसी बना ले। तो हम बता सकते हैं एटम की स्टेबिलिटी को डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ये बातें तो हमने कर ली है। मतलब डुप्लेट रूल 2 इलेक्ट्रॉन रूल था, ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन रूल था। फिर हमने कहा कुछ एलिमेंट्स पे ये भी अप्लाई होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स पे ये अप्लाई होता है। तो जो ऑलमोस्ट मेन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। ये तो बातें होंगी चंद एलिमेंट्स तक। हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। S ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है, F ब्लॉक होता है। S ब्लॉक, P ब्लॉक के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल अप्लाई कर दिया है। बाकी रह गया D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उन पे भी क्या ये रूल अप्लाई होता है? मेरा आंसर होगा नो। तो फिर उन पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? अगर हम उनकी स्टेबिलिटी को बताना चाहते हैं तो फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करें? तो सीधी सीधी बात यही है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हम बात करने वाले हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स की। जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अब हमें एक बेसिक क्राइटेरिया समझ आ गया कि अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए तो फिर वो अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को तादाद 18 कर ले, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो हो जाएगा। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा।
अगर कोई मेटल चाहता है, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो वो चाहे अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 कर ले, तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। अब बात ये है, मैंने यहाँ पे कुछ बातें की हैं। मेन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स फॉलो करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। ये बातें नोट कर लें। आप लोगों ने जितने भी टेस्ट वगैरह देने हैं, उन टेस्ट के अंदर मोस्टली एमसीक्यू डालते हैं, तो वो इन्हीं में से डालते हैं जो मैंने यहाँ पे कुछ बातें ऐड कर दी। अब मेन ग्रुप के एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ना 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, ना ही 18 को फॉलो करते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ना 8 को फॉलो करते हैं, ना ही 18 को फॉलो करते हैं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। वो बना सकते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल बना सकते हैं। इसके अलावा और भी कई टाइप्स बना सकते हैं, लाइक पेंटागोनल बाइपिरामिडल बना सकते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, उनकी सीरीज है। 3D सीरीज हो सकती है, 4D हो सकती है, 5D सीरीज हो सकती है। इन सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब इनके कॉम्प्लेक्सेस की कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। या तो ऑक्टाहेड्रल बना सकते हैं, टेट्राहेड्रल बना सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर बना सकते हैं। इनमें से चंद की बात करता चलूं, जो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो याद रखिएगा वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूं तो वो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अब ये 18 16 का मतलब क्या है, याद रखिएगा, वैलेंस शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रूल का आना। वैलेंस शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल होगा, वैलेंस शेल में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल होगा। ये बातें हैं स्टेबिलिटी की, ये बातें किसकी हैं, स्टेबिलिटी की हैं। अब एक बात आपसे करता चलो, वो वाले एलिमेंट्स, वो वाले ट्रांजिशन मेटल्स जिनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं और उनकी स्टेबिलिटी बाकी सारे कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा होती है। यही बात मैंने लिखी है, एलिमेंट्स विच फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल आर मोस्ट स्टेबल, बहुत ज्यादा हद तक स्टेबल होते हैं। और दूसरी बात, वो मोस्टली डायमैग्नेटिक होते हैं, वो मोस्टली डायमैग्नेटिक होते हैं। जब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो ऑलमोस्ट सारे पेयर अप हो जाते हैं। तो पेयर अप अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होता है। अगर किसी मेटल के अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, अगर वो पेयर अप हो जाए तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है। और इनके पास इलेक्ट्रॉन मोस्टली पेयर अप होते हैं। अगर पेयर अप होते हैं तो ही डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब ये है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में, यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिल सकती है, वो स्टेबल होगा, डायमैग्नेटिक होगा और इलेक्ट्रॉन उसके पेयर अप होते हैं। अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लाइक अगर मेन ग्रुप का एलिमेंट है 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, और आप सबको पता है इसकी स्टेबिलिटी, इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए, और अगर 17 है तो इसको भी 18 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ये क्या करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो या 17 इलेक्ट्रॉन हो, वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब जिसने इलेक्ट्रॉन देना है उसकी ऑक्सीडेशन होनी है, और चूंकि इन्होंने उसकी ऑक्सीडेशन करवाई है, सो दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब 7 और 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ जाती है। अगर किसी स्पीशी में 7 इलेक्ट्रॉन है या 17 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पीशी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करती है। अगर किसी स्पीशी में 9 इलेक्ट्रॉन है या 19 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब स्टेबिलिटी से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो वो उसको लूज करेगा, और जब वो किसी को देगा इलेक्ट्रॉन तो उसने गेन करना है, उसकी रिडक्शन होगी। चूंकि इन्होंने अगले की रिडक्शन करवाई है, तो ये क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। तो मैंने आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर दी। अब मैं थोड़ी सी बातें रिवाइज करता चलो। यह है हीलियम, नियॉन, आर्गन, यहाँ तक तो हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मोस्टली डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अगर मैं क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन और रेडॉन की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट जो 3D सीरीज वाले हैं, वो चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 36 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और जो 4D सीरीज वाले होते हैं, 4D सीरीज वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 54 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और जो 5D सीरीज वाले हैं वो चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 86 इलेक्ट्रॉन आ जाए। मतलब ये हुआ कि 3D सीरीज के ना यहाँ पे आगे चल के एक ना नोबल गैस आती है जिसका नाम होता है क्रिप्टॉन। तो ये चाहते हैं कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन जैसी बना ले, और जो 4D सीरीज वाले होते हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन जैसी बना ले। और उसके बाद
जो 5D सीरीज वाले हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन जैसी बना लें, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी, याद रखिएगा, जो इनकी सीरीज है, इनकी स्टेबिलिटी के लिए, इनको स्टेबल होने के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आने वाली अगली जो नोबल गैस है उसके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाना चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब ये सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली हैं। अब मेरा मेन जो टारगेट है वो आप लोगों के साथ यही होगा, जो मेन आपके साथ बात करने का मकसद क्या होगा वो यही होने वाला है कि EAN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई कैसे करते हैं, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है। अब हम इस मेन टारगेट के ऊपर जाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज को याद करने का एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि हमें इस पूरे टॉपिक के अंदर इनको याद करना है और हमें इनके एटॉमिक नंबर आने चाहिए, हमें इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना आना चाहिए। वही चीजें यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। आपको 3D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज को याद करने का बेहतरीन और आसान तरीका आप लोगों के लिए जो मैं लेके आ रहा हूँ वो क्या है। याद करने का तरीका ये है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसको याद कैसे करें। इसको याद अगर आप लोगों ने करना है तो मेरे पास एक जो तरीका है वो ये है, सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कुछ कहंदा। आगे से लास्ट पे कुछ कहंदा आपने खुद लगा लेना है, क्योंकि मैंने जरा इसको बनाया है आसान करके। हमें बेसिकली पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हमने ऐसे ही निमोनिक्स बनाए हैं ताकि बच्चों के लिए आसान हो जाए, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो आज बनाया है वो क्या है वो सुन लें। सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कुछ कहंदा, तो आपको 3D सीरीज याद हो जाएगी। आगे अगर आप लोगों को इसके आगे वाला जो है ना 4D सीरीज, इसके लिए मेरे पास दो अलग वेज हैं। अब वो कौन से हैं, वाई जरनाब, इन दोनों को इकट्ठा कर ले। तो जरनाब ने उसको कहा था मुझसे ब्याह कर लो, तो आप कह रहे हो वाई जरनाब क्यों मैं कर लूं, मुंह तक करो, अपने मुंह तक ही बात रखो, आगे बढ़ाओ ना। वाई जरनाब मुंह तक करो, और आगे वाला आप खुद से बना सकते हैं तो बना ले। अदरवाइज मेरे पास इस लाइन का एक और भी है, वो ये है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें रहे फड्डे आए सी। कुछ भी हो जाए जिंदगी के अंदर, आपने यारी निभानी है। तो आजकल ऐसा कोई भी दोस्त नहीं मिलता तो यारी निभाए, लेकिन हमने क्या करना है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें रहे फड्डे आए सी। तो ये 3D 4D सीरीज को याद करने का एक तरीका है। आगे 5D सीरीज के लिए दो है मेरे पास, वो क्या है, जो आपको अच्छा लगेगा वो याद कर लीजिएगा। आपको पता है बाजुकत ना हफ्ता लेने आ जाते हैं लोग, जो उन लोगों ने बाजुकत बाजार के अंदर वो फटे लगाए होते हैं, वहां पे कुछ सामान बेचते हैं, तो वो उनके पास ना हफ्ते बाद आते हैं या मंथ बाद आते हैं पैसे लेने के लिए, तो मैं उसको हफ्ता कहता हूँ, हफ्ते बाद आ जाते हैं पैसे लेने के लिए। सो ला मतलब दो, ला हफ्ता, वरना रमेश और इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल। ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल। एक और भी है, वो ये है, लाहौर से हाफिजाबाद तक वैगन रेस उसामा, इरफान, पठान और हाजी साहब। दोबारा सुन ले, लाहौर से हाफिजाबाद तक वैगन रेस उसामा, इरफान, पठान और हाजी साहब। तो ये आप लोगों के लिए 5D सीरीज को याद करने का आसान तरीन तरीका है। सो अगर आपको सीरीज याद हो जाएगी तो इनके एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे वो भी सुन लें। इसका 21 है, 21 से ऑनवर्ड 30 पे चले जाए। अगर नीचे वालों को याद करने हैं तो आपने सिंपल ये करना है कि इसके अंदर आपने 18 ऐड कर देना है। तो 30 के बाद 18 ऐड करेंगे, इसका बनेगा 48। उसके बाद आपने 32 ऐड करना होगा, 32, तो 32 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 80। तो आप सबने ऐसा करना है। अगर आपने इसका मोलिब्डेनम का निकालना है तो आपको ये करना होगा 24 के अंदर 18 को ऐड करना होगा। तो 18 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3 और 2 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 4, तो ये बन जाएगा 42। अगर आपने नीचे वाले का बनाना है तो 32 ऐड कर ले। सो आप सबको इनके एटॉमिक नंबर्स याद हो जाएंगे। क्यों याद करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, हमें इन कॉम्प्लेक्सेस के एटॉमिक नंबर चाहिए, उसके लिए हमें याद करना होगा। एक बात और भी है, वो याद क्या करनी है, तो आपको ये याद करनी है, ये जो 3D सीरीज का पहला मेंबर होता है ना, इनके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 3 होते हैं, इसके पास 4, इसके पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। आपको ये भी याद करना होगा, सीधा सीधा है, मतलब आपको याद करना होगा 3D सीरीज का जो पहला मेंबर है उसके वैलेंस शेल में, मतलब 3D सीरीज 4D और 5D, यानी इन सब के एलिमेंट्स जितने भी हैं, इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इनके वैलेंस शेल में 4 है, इनके वैलेंस शेल में 5 है, इनके वैलेंस शेल में 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसे याद करना है। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपने EAN रूल को और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। इन दोनों में एक बेसिक फर्क है। बेसिक डिफरेंस क्या है, EAN रूल को अप्लाई करने का एक फार्मूला है,
इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अदरवाइज थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो फार्मूला मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये वाला है। EAN रूल इज इक्वल टू Z का मतलब एटॉमिक नंबर प्लस X का मतलब होता है नंबर ऑफ द लिगेंड्स कार्बोनाइल, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक के अंदर कार्बोनाइल लिगेंड लगाया हुआ है, सो मैंने नंबर ऑफ द कार्बोनाइल लिगेंड्स लिख दिया है। और Y का मतलब है कि एक कार्बोनाइल कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक कार्बोनाइल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो प्लस माइनस चार्ज, अगर कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज है तो वो आपने, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव कर दे, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दे। सिमिलरली अगर आपने 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक बात पे गौर करना होगा, सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात पे गौर करिएगा, याद रखिएगा। दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सब कुछ वही वाला, बाकी सब यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में आपको Z लिखना होगा, यानी एटॉमिक नंबर लिखना होगा, और यहाँ पे आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे। आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे, आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी याद हो जाएंगे। तो आपको यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन रूल में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं और EAN रूल में आपको एटॉमिक नंबर लिखना होगा। इन दोनों में सबसे बेसिकली डिफरेंस यही वाला है, बाकी सब कुछ वही है। मैं आपको कॉम्प्लेक्सिस के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये दोनों रूल्स हैं क्या और इनको अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले निकल और टेट्रा कार्बोनाइल है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा, दिस इज निकल और इसके साथ 4 कार्बोनाइल हैं, तो मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनने वाली है। तो ये कार्बोनाइल यहाँ लगा लेते हैं, एक कार्बोनाइल यहाँ लगा लेते हैं और एक कार्बोनाइल यहाँ लगा लेते हैं। मैंने निकल के साथ 4 कार्बोनाइल लगा के इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना दी है। अब हमें सबसे पहले क्या लगाना है, हमें सबसे पहले अप्लाई करना होगा, लेट्स सपोज हम अप्लाई करने जा रहे हैं EAN रूल। अब सबसे पहले हम जो रूल अप्लाई करने जा रहे हैं दैट इज EAN रूल। क्या होता है EAN रूल? आप सबने करना ये है, आपने सबसे पहले निकल मेटल है, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने, सॉरी EAN रूल में आपने एटॉमिक नंबर लिखना है। निकल का एटॉमिक नंबर है 28, आप सबसे पहले इसका लिखे 28 एटॉमिक नंबर प्लस इसके साथ कार्बोनल देखें कितने लगे, कार्बोनल है 1 2 3 4, तो आपने 4 लिखना है मल्टीप्लाई बाय। याद रखिएगा अब हमने बात करनी है कि कार्बोनल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो आगे हमें लिखना होगा प्लस माइनस चार्ज। हमारे कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है तो हमें प्लस माइनस चार्ज करने की जरूरत भी नहीं होगी। इनको काउंट कर लो तो ये बन जाएगा 28 और प्लस 8 तो इज इक्वल टू ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 36। तो 36 आपको पता होगा, 36 तो नियरेस्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है। 3D सीरीज के अंदर उसके आगे वाली जो इनर्ट गैस है ये तो उसका एटॉमिक नंबर है, और वो क्रिप्टॉन है उसका 36 होता है। तो 36 तो ये है। तो अब याद रखिएगा ये जो मैंने एटॉमिक नंबर इनके लिखे हैं ना, 2 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 54, ये सारे एटॉमिक नंबर हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर कौन से हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर आपके कॉम्प्लेक्स का एटॉमिक, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर ओवरऑल जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल जो हम गिन रहे हैं, अगर तो वो निकल आए 36 के बराबर, यानी नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर निकल आए, तो मतलब आप समझ जाइएगा कि EAN रूल फॉलो हो रहा है। यानी अगर एटॉमिक नंबर आने वाली इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर निकल जाएगा, आप समझिएगा EAN रूल फॉलो हो रहा है, और अगर वो नहीं निकलता तो आप समझिएगा फॉलो नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। 18 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब ये होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब क्या होगा, ये बहुत आसान चीज है, और आसान इस तरह है कि आप सबने पहले आपने लिखा था एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर नहीं लिखना, अब आपने यहाँ लिखना है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो निकल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होता है 10 मैंने लिख दिया, और प्लस इसके साथ कार्बन लगे हुए 4, तो 4, और एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 × 2 करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में चार्ज नहीं होगा, तो प्लस माइनस चार्ज नहीं करने वाले, इज इक्वल टू, तो ये बनेगा 10 और प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 18। सो अब आपका कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब अब याद रखिएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब होता है कि आपके कॉम्प्लेक्स के वैलेंस, जो आपका मेटल है उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल होते हैं ट्रांजिशन मेटल। और EAN रूल आपको बताता है कि आपके कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल एटॉमिक नंबर कितना बन गया। ओवरऑल एटॉमिक नंबर अगर तो नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर आ जाएगा तो वो आपका EAN रूल को फॉलो करेगा, लेकिन अगर नहीं आता तो वो EAN रूल को फॉलो भी नहीं करेगा। इस कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, इसकी पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज आयरन, तो दिस इज आयरन, सिर्फ 5 कार्बोनाइल है, तो 5 कार्बोनाइल हम यूं लगा लेते हैं, एक कार्बोनाइल हो गया, ये दूसरा हो गया, दिस इज कार्बोनाइल नंबर 3, दिस इज कार्बोनाइल नंबर 4, दिस इज कार्बोनाइल नंबर 5।
इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लाइक दिस, इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री बन गई है, हमें फॉलो क्या करना होगा, हमें पहले देखना है EAN रूल, क्या ये EAN रूल को फॉलो करेगा क्या नहीं करेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले जो आयरन होता है उसका आपने एटॉमिक नंबर लिखना है। तो एटॉमिक नंबर आयरन का बनेगा ऑलमोस्ट 26 प्लस आपके कार्बन लगे हुए हैं 5, तो एक कार्बन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 2, तो आपने कॉम्प्लेक्स में चार्ज नहीं है तो प्लस माइनस चार्ज नहीं करने वाले, तो अब ये बनेगा 26 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 36, और जो कि आपका नियरेस्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है 36, तो मतलब ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर नहीं लिखना, अब क्या लिखना होगा, अब आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे। तो आयरन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर लिख दिए, वो तो होते हैं 8, और आपको करना क्या होगा, प्लस कार्बन लगे हुए 5 और एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इंटू 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। सो आपका कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। इसकी बात करते हैं, मोलिब्डेनम के साथ लगे हुए 6 कार्बोनाइल, तो इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज मोलिब्डेनम, और साथ में 6 लगाने हैं, दिस इज कार्बोनाइल, दिस इज कार्बोनाइल, तो इसके स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा, दिस इज कार्बोनाइल, दिस इज कार्बोनाइल, ये भी हो गया कार्बोनाइल और ये भी हो गया कार्बोनाइल, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री बन रही है ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि EAN रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, यानी हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं है। तो EAN रूल EAN रूल, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका एटॉमिक नंबर लिखो मोलिब्डेनम का, मोलिब्डेनम किधर है, मोलिब्डेनम ये है, मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42, तो ये लिखा हो 42 प्लस कार्बोनल कितने हैं, कार्बोनल है आपके पास 6 और एक कार्बोनल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इन सबको जमा करो तो बनेगा 42 प्लस 12, तो इज इक्वल टू 54। अब हम देखने वाले हैं क्या 54 आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है या नहीं है, अगर तो होगा तो मतलब EAN रूल फॉलो हो रहा है, अगर नहीं है तो फिर EAN रूल फॉलो नहीं होगा। 54 मोलिब्डेनम के बाद आने वाली इनर्ट गैस ज़ीनॉन है, ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, तो अब ये 54 उसके बराबर आ गया, तो मतलब आप समझ जाइएगा आपका EAN रूल फॉलो हो रहा है। अगर ये 54 की भी कम आता या ज्यादा आता तो फिर हम समझते कि EAN रूल फॉलो नहीं होता। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि EAN रूल में अब किसी भी सीरीज की बात करेंगे, उस सीरीज में जो मेटल होगा उसका आने वाली इनर्ट गैस के बराबर अगर एटॉमिक नंबर आ जाए तो फिर आपने समझना है EAN रूल फॉलो हो रहा है, अगर वो नहीं आता फिर EAN रूल फॉलो नहीं होता। इसी कॉम्प्लेक्स का हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी निकालने जा रहे हैं, इसी कॉम्प्लेक्स का हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी निकालने जा रहे हैं। अब कैसे निकालते हैं, आप सबने उसके लिए क्या करना होगा, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, मोलिब्डेनम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये इस ग्रुप का है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आते हैं, तो मोलिब्डेनम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस इसके साथ कार्बोनिल कितने लगे हमें, 6 लगे हमें, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बनेगा 6 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 18। सो आपका कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। अब इसकी बात करते हैं, वलेडियम की बात कर ले, तो वलेडियम का सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज वलेडियम, दिस इज कार्बोनाइल, दिस इज कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल एंड दिस इज आल्सो कार्बोनाइल, और लास्ट वाला कार्बोनाइल ये वाला। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। इसका पहले आप देखो EAN रूल देखते हैं, पहले नंबर पे हम इसका और यूं देखते हैं सबसे पहले। उसके लिए आपको वलेडियम का एटॉमिक नंबर चाहिए, तो वलेडियम किधर गया, ये एटॉमिक नंबर 23, एटॉमिक नंबर 23, सो ये होगा 23 और प्लस कार्बोनल कितने हैं, 6 हैं, एक कार्बोनल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो अब ये बन जाएगा 23 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 35। अब आप लोगों ने गौर करना है, आप लोगों का एटॉमिक नंबर 35 आया है विच इज नॉट 36 तो नहीं है, 35 है, इसका मतलब ये हुआ आने वाली इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं आया। तो आप मुझे बताएं क्या ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, नो कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा। अगर मैंने इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करना है तो मैं कर सकता हूं, कैसे, आप लोग क्या करें, पहले नंबर पे इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालते हैं, फिर हम उसकी बात करते हैं। चलिए पहले 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाल दो।
इसी कॉम्प्लेक्स का 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालते हैं। और वो कैसे निकालना है, आपने एटॉमिक नंबर नहीं लिखना, अब क्या लिखना है, वैलेडियम का उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेडियम की तरह ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने, 5। आप लोग लिखें वैलेडियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 5, ये 5 हो गए। अब आप क्या लिखेंगे, प्लस कार्बोनल कितने 6, एक कार्बोनल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बनेगा 5 + 12 विच इज इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन। अब आपको समझ आ गया कि ना ये EAN रूल को फॉलो करेगा, ना ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ओवरऑल पूरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। इसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबल फॉर्म भी मुझे पता है, मैं बताता हूं क्या है वो। आप लोग ऐसा लिख लें, जैसे वैलेडियम और साथ में लिखें कार्बोनाइल और यहाँ पे लिखें 6 और यहाँ लिख लेते हैं -1। अब आप लोगों ने इसका निकालना है, आप जो मर्जी निकाल लो। मैं पहले 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालना है, इसका देखिएगा जरा, इसी कॉम्प्लेक्स का देखिएगा जरा, मैं निकाल के दिखाता हूँ। आपने वैलेडियम का पहले एटॉमिक नंबर लिखना है विच इज इक्वल टू 23। आपने लिखना है प्लस, कार्बोनल कितने हैं 6 हैं, एक कार्बोनल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये चार्ज है माइनस में, इसको प्लस कर दे तो +1 कर दे, इज इक्वल टू कर दे। अब ये बनेगा 23 + 12 + 1 विच इज इक्वल टू 36। अब आपका ये इन आने वाली इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ चुका है। सो अब आपका EAN रूल फॉलो हो रहा है। तो मतलब नो यहां पे फॉलो नहीं करेगा और यहां फॉलो करेगा, यहां फॉलो कर रहा है, यहां फॉलो नहीं कर रहा। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के लिए जो अच्छा क्राइटेरिया है, कौन से कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए हम पढ़ रहे हैं अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, या हम पढ़ रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आइए इन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास मेटल कितने हैं, 2 हैं। अब ये मेटल 2 हो गए, साथ में कार्बोनल भी लगे हैं। अब आप लोगों ने थोड़ा सा फार्मूला चेंज भी करना है, मैं करवाता हूँ चेंज, मेरे साथ साथ चलिएगा जरा। पहले हम देखते हैं EAN रूल। EAN रूल की बात कर लें, उसमें आपको पहले लिखना होगा मैंगनीज का एटॉमिक नंबर। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर देखिए किधर गया, मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25 लिख लें आप लोग यहाँ पे 25 प्लस। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब हम इसकी बात करने वाले हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इसकी बात करनी है, इसकी बात अलग करेंगे, उसकी बात अलग करेंगे। ये दोनों सेम इकट्ठा नहीं जोड़ना, इनकी दोनों की अलग अलग बात करेंगे। अगर इकट्ठा करेंगे तो फिर आप लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी, अलग अलग बात करनी है। तो अब ये मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है 25, इसके साथ कार्बोनल गिनो कितने लगे हुए हैं 5, कितने लगे हुए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कहां से आया, एक कार्बोनल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मतलब 5 2 तो 10 हो जाएंगे। अब ये मेटल का मेटल से बॉन्ड बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपने इसका भी ऐड करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इसका होगा, तो मेटल मेटल का बॉन्ड है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी ऐड करना होगा, तो +1 इलेक्ट्रॉन, इनको काउंट करो तो बनेगा 25 + 10 + 1 विच इज इक्वल टू 36। तो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है, EAN रूल को फॉलो हो रहा है। आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी निकालो, इसी का हम निकालने लगे हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालते हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे निकलेगा वो भी सुन लें। 18 के लिए आपको मैंगनीज का निकालना होगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू 7 प्लस इसके कार्बोनल कितने हैं 5 हैं, एक कार्बोनल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा +1, ये 1 कहां से आया, ये 1 है मेटल मेटल का बॉन्ड, उसका हमें एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा, इज इक्वल टू तो बनेगा 7 + 12 + 1 विच इज इक्वल टू 18। तो आपका कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करेगा और EAN रूल को भी फॉलो करने वाला है। तो मतलब आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ओवरऑल स्टेबल हो जाएगा। इसकी बात कर ले, आयरन के साथ लगे हुए हैं 9 कार्बोनल, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा Fe आयरन है, ये भी आयरन है, इसके साथ कार्बोनल 1 लगाते हैं, दिस इज कार्बोनल नंबर 2, दिस इज कार्बोनल नंबर 3, तो 3 ब्रिज बनाते हैं और कार्बोनल 3 हम सीधे लगा लेते हैं 3 कार्बोनल हम टर्मिनल लगाते हैं और 3 कार्बोनल हम ब्रिजिंग लगाते हैं और एक हम मेटल मेटल का बॉन्ड बनाते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमें स्टेबिलिटी के बारे में बता देगा कौन, यही दोनों रूल्स। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। हमें सबसे पहले इसका निकालना होगा, आप इसका निकालो, क्या निकालेंगे सबसे पहले आप निकालो इसका EAN रूल, EAN रूल निकालने लगा मैं EAN रूल, चेक करिएगा जरा। सबसे पहले हमें बात क्या करनी है, हमें बात करनी है सिंगल की, हमें इसकी सिंगल की बात करनी होगी, ये हमें इसकी बात करनी होगी, दूसरे की हमें बात नहीं करनी। कैसे करना है वो भी सुन ले। आयरन का पहले एटॉमिक नंबर लिखे 26 होता है, तो मैं लिखने लगा हूं आयरन 26 प्लस
कार्बोनाइल गिनो कितने हैं, टर्मिनल टर्मिनल कार्बोनाइल टर्मिनल कार्बोनाइल, तो 1 2 3 है, तो 3 टर्मिनल कार्बोनाइल है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक एक 2 2 करेगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब मेटल मेटल का बॉन्ड बना हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका काउंट कर लो। उसके बाद जितने भी ब्रिजिंग कार्बोनाइल है, जितने भी ब्रिजिंग कार्बोनाइल है, उन सबका एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट करो। तो ब्रिजिंग कार्बोनाइल 1 2 3 है, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे उनके भी। आप सबको टोटल कर लो, 26 प्लस 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 36। आपका कॉम्प्लेक्स आपका फॉलो करेगा EAN रूल को, और ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टेबल। तो आप इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी निकालो। हम निकालने लगे हैं इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या 18 को भी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, इसी का निकालते हैं। आयरन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आयरन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 8, आयरन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, प्लस कार्बोनाइल टर्मिनल कितने, 1 2 3 टर्मिनल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस मेटल मेटल का बॉन्ड भी है, एक इलेक्ट्रॉन उसका होगा, प्लस 3 ब्रिजिंग भी है, उनके 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इज इक्वल टू कर दो 8 प्लस 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। सो आपका कॉम्प्लेक्स 18 को भी फॉलो करेगा, 36 को भी फॉलो कर रहा है, सो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टेबल। आखिरी कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं पहले मैं बनाता हूँ, फिर मैं रूल अप्लाई करता हूँ। कार्बोनाइल है, सॉरी कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 8 लगे हुए, दिस इज कोबाल्ट, दिस इज कोबाल्ट, यहाँ लगाओ कार्बोनाइल, दिस इज कार्बोनाइल, दिस इज कार्बोनाइल, दिस इज कार्बोनाइल, दिस इज कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल, और ये भी कार्बोनाइल। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वन आइसोमर ऑफ द दिस कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स का एक आइसोमर ये होता है। इसका निकालो आप, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी निकालो, EAN भी निकालो, निकालने लगाओ, मैं निकालने लगाओ। इस कॉम्प्लेक्स का पहले निकालने लगा हूँ EAN रूल। कैसे निकालते हैं सुन लें। अच्छा, सबसे पहले हमें करना होगा आधे का निकालना होगा, क्योंकि एक का निकालेंगे दूसरे का भी वही काम बनेगा। चलिए निकालने लगा मैं। अब कोबाल्ट का पहले निकालना होगा एटॉमिक नंबर, कितना है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, वो 27 है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 प्लस टर्मिनल कार्बोनाइल कितनी है 4, तो 4 × 2 करेंगे, प्लस एक मेटल मेटल बॉन्ड भी होगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 27 प्लस 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 36। तो आपका कॉम्प्लेक्स फॉलो करेगा 18 EAN रूल को, सो स्टेबल हो जाएगा। यहीं से आप निकालो, क्या निकालना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी निकालो, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी निकालो, निकालने लगाओ मैं। आप सबसे पहले कोबाल्ट के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, वो 9 होते हैं, वो 9 होते हैं, तो निकलेंगे 9 प्लस टर्मिनल कार्बोनाइल कितने हैं 4, इंटू करेंगे 2 प्लस 1 करेंगे, इज इक्वल टू 9 प्लस 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 18। सो आपका कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करेगा, EAN रूल को भी फॉलो करने वाला है। आखिरी बात, इस कॉम्प्लेक्स का एक नया आइसोमर भी बनता है। वो क्या बनता है, वो बनाने जा रहा हूं मैं, वो देखिएगा। कोबाल्ट, दिस इज कोबाल्ट, एक कार्बोनाइल यहाँ लगा लो, एक कार्बोनाइल यहाँ लगा लो, और 3 आप यहाँ लगा दो, 3 कार्बोनाइल यहाँ लगा दो, ये भी कार्बोनाइल हो गया, ये भी हो गया, एंड ये भी हो गया। इसका निकालें आप लोग, निकालने लगाओ मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। आप अपने क्या करना है, इसका निकालना है, पहले अलग निकालना है, इसका भी अलग निकलेगा। इसका पहले आप ना 18 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। कोबाल्ट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 9, टर्मिनल कितने हैं 3 है, इंटू 2 करेंगे, प्लस एक मेटल मेटल बॉन्ड भी है, प्लस 2 ब्रिजिंग भी है, 2 कर देंगे प्लस, इज इक्वल टू 9 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2, तो ये रहेगा 10 प्लस 6, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो जाएगा। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स इन दोनों आइसोमर में एग्जिस्ट करता है, दोनों आइसोमर में एग्जिस्ट करता है, दोनों में करेगा। ये है 18 EAN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आपको समझ आ गई कि इन दोनों रूल्स में डिफरेंस होता है, क्या होता है, ये मेन डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है। और दूसरा, इन दोनों का काम एक ही है, क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। आखिरी बात, हमने ये सारा सीख लिया है, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या फायदा इसका, याद रखिएगा। पहला फायदा, हमें कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को अगर देखना है तो हमें इन रूल्स को देखना होगा। इन रूल्स को अगर फॉलो करेगा कॉम्प्लेक्स तो वो स्टेबल है, नहीं करेगा तो स्टेबल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स इन रूल्स को फॉलो कर रहा है तो वो डायमैग्नेटिक है, अगर नहीं कर रहा तो वो मोस्टली पैरामैग्नेटिक होता है। तीसरी बात, जो कॉम्प्लेक्स इन रूल्स को फॉलो करेगा तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, अगर वो फॉलो नहीं करता तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन होते हैं उसके अंदर। आखिरी बात, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये रूल फॉलो हो रहा है, हम ये बता सकते हैं कि उसके साथ कार्बोनाइल कितने लगे, किसी मेटल के साथ कार्बोनाइल की तादाद कितनी लगी है, हम बता सकते हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ EAN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये उसकी एप्लीकेशन है, ये उसकी क्या है, एप्लीकेशन है। ये है आज का टॉपिक। अगर आपको समझ आ गई है तो आपके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो लाजमी बनता है।
अगर आपको समझ आ गई है तो कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, और चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी इस चैनल के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।